नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं कि 2 दिन आपको वीडियोस नहीं मिल पाए। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं कि जिस स्थान पर मैं नौकरी करता हूं, जॉब करता हूं, वो मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है और मैं महीने में एक आध बार घर जाता रहता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन था, तो वहाँ पर मेरा जाना थोड़ा सा ज़रूरी था, तो 2 दिन आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, उसको हम मैनेज कर लेंगे आने वाले दिनों में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने गुप्त वंश को समाप्त किया है। गुप्त वंश के जो 2 सबसे प्रमुख शासक थे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, उसको हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पिछली सारी क्लासेस के जो नोट्स थे वो मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम हर्षवर्धन के बारे में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जनरली अगर हम देखें, गुप्त साम्राज्य हमने खत्म किया, गुप्त वंश को हमने पढ़ा, तो एक तरफ जहां गुप्त वंश पतन की ओर उन्मुख हो रहा था, एक तरफ जहां हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का पतन होता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में नए नए वंशों की स्थापना हो रही थी, नए नए वंशों का उदय हो रहा था। उनमें से कुछ वंशों के नाम यहाँ पर दिए। हालांकि इन सभी वंशों को इस क्लास में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। स्पेशली फॉर पेट स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको पुष्यभूति वंश के जो प्रमुख शासक हैं हर्षवर्धन, उनके बारे में पढ़ना है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करते हुए हमको पढ़ना है। ठीक है, एक तरफ गुप्त वंश का जो है पतन हो रहा था, गुप्त वंश जो है समाप्ति की ओर था, उसी समय भारत में अलग अलग स्थानों पर नए नए वंशों का उदय हो रहा था। उनमें से कुछ प्रमुख हैं वल्लभी के मैत्रक। ठीक है, और इसमें से कुछ प्रमुख वंशों के संस्थापकों के बारे में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टार्क, मालवा के यशोधर्मन थे, पंजाब के हूण, ठीक है, मालवा और मगध के उत्तर गुप्त समझ सकते हैं, यानी गुप्त काल के बाद के जो शासक थे। गुप्त काल के बाद के शासक मतलब जो गुप्त काल से जुड़े हुए थे, उनको परवर्ती गुप्त या उत्तर गुप्त कहा जाता है। तो ये मालवा और मगध में थे। तो मालवा और मगध के जो उत्तर गुप्त थे, ठीक है, ये वाला जो था, इसके संस्थापक कृष्णगुप्त थे। कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ये लगभग एक समय में ही उदय होने वाले इनको हम कह सकते हैं वंश हैं। ठीक है, लगभग एक ही समय काल में ये सारे वंश जो है उदय हो रहे थे और एक तरफ क्या हो रहा था, दूसरी साइड में अगर हम देखें तो गुप्त वंश का पतन हो रहा था। ठीक है, जनरली जब भी हम इतिहास में पढ़ते हैं तो ये सारे वंशों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे वंशों के बारे में जानकारी चाहिए तो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने इन सभी वंशों के बारे में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर हम स्पेशली पैट के लिए पढ़ रहे हैं, तो पैट के लिए आपको सिर्फ हर्षवर्धन पढ़ना है। ठीक है, तो उसको मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। तो यहीं से हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश की स्थापना मानी जाती है नरवर्धन के द्वारा की गई थी। लेकिन नरवर्धन के बाद में आने वाला राज्यवर्धन प्रथम, ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि राज्यवर्धन एक आगे भी आप पढ़ेंगे, उसको हम राज्यवर्धन द्वितीय कहते हैं। तो स्थापना के समय से अगर देखें पुष्यभूति वंश की, तो पुष्यभूति वंश की स्थापना नरवर्धन ने करी थी। नरवर्धन के बाद में जो अगला शासक था राज्यवर्धन प्रथम। हालांकि जब भी आप पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं, तो नरवर्धन और राज्यवर्धन प्रथम की शासन काल या इसकी समयावधि के बारे में हमको कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, मतलब एग्जैक्ट इसकी डेट हमको नहीं पता चलती और ना ही ये परीक्षा में पूछी जाती है। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इतना समझ सकते हैं कि एक ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे कि पुष्यभूति वंश के शासकों का क्रम कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो नरवर्धन से स्टार्ट होता है। नरवर्धन के बाद में राज्यवर्धन प्रथम के बाद में आते हैं आपके आदित्यवर्धन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, महासेन गुप्ता देवी। ये एक आध बार आ चुका है पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आदित्यवर्धन के बाद में आते हैं प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अब यहां से यानी प्रभाकर वर्धन से आप सब स्टार्ट करेंगे, तो प्रभाकर वर्धन के बाद में आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि असली कहानी यहीं से इसकी स्टार्ट होती है। ज्यादातर एक दिवसीय परीक्षाओं में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, ज्यादातर प्रश्न जो आते हैं वो प्रभाकर वर्धन के बाद का जो भी कहानी है पुष्यभूति वंश की, वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। ध्यान से समझिएगा, कहानी के थ्रू मैं इस चीज को आपको बिल्कुल कंठस्थ करा दूंगा इसी क्लास में। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्लास में पूरी में। हमेशा से मैं कहता हूं कम से कम मैं समय आपका लेता हूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी।
बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन द्वितीय। यहाँ पर मैं यही चीज आपको बता रहा था कि राज्यवर्धन, अगर पुष्यभूति वंश के शासकों के क्रम को देखें तो राज्यवर्धन नाम 2 बार आता है। सुविधा की दृष्टि से हम पहले वाले शासक को राज्यवर्धन प्रथम, दूसरे वाले को राज्यवर्धन द्वितीय कह देते हैं। तो राज्यवर्धन द्वितीय जो थे ये हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, यानी ये तीनों जो संतानें थीं, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और राज्यश्री, ये तीनों ही संतानें प्रभाकर वर्धन की संतानें थीं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की संतानों के नाम आपने यहाँ पर जान लिए। राज्यवर्धन ये बड़े थे, इनसे छोटे हर्षवर्धन थे, और इनकी एक बहन थी, उनका नाम था राज्यश्री। अब यहाँ से कहानी कैसे होती है, जो राज्यश्री थी हर्षवर्धन की बहन, इनकी शादी जो हुई थी, इनका विवाह जो हुआ था कन्नौज के मौखरी वंश, ठीक है, इस मौखरी वंश के बारे में हमने यहाँ देखा था, हरिवर्मन ने मौखरी वंश की स्थापना की थी। तो राज्यश्री का जो विवाह हुआ था कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ में। ठीक है, हरिवर्मन के पुत्र थे ये ग्रहवर्मन। राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ में। अब क्या होता है, 2 और शासकों का नाम आपको यहां से याद रखना है, एक देवगुप्त और एक शशांक। देवगुप्त जो था वो मालवा का शासक था, और शशांक जो था बंगाल का शासक था। इसको बंगाल का गौड़ शासक कहा जाता है। ठीक, गौड़ वंश से रिलेट इसको हम करते हैं। तो शशांक बंगाल के गौड़ वंश का शासक था, देवगुप्त जो था ये मालवा का शासक था। इसमें क्या करता है, शशांक जो होता है वो ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। शशांक के द्वारा राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद में ये राज्यश्री को कैप्चर कर लेता है, बंदी बना लेता है। ठीक है, शशांक के द्वारा कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद में हर्ष की बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, राज्यवर्धन जो थे ये बदला लेने के लिए, ठीक है, बदला लेने के लिए इन दोनों शासकों की तरफ बढ़ते हैं। ग्रहवर्मन की हत्या इन दोनों ने मिलकर के करी थी, देवगुप्त और शशांक। ठीक है, शशांक का इसमें ज़्यादा रोल था। देवगुप्त और शशांक दोनों ने मिलकर के ग्रहवर्मन की हत्या करी। अब इसके बाद में प्रभाकर वर्धन के जो बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन, ये क्या करते हैं, ये इसका बदला लेने के लिए जो मालवा शासक था देवगुप्त, इसकी ओर बढ़ते हैं और उसको पराजित भी कर देते हैं। राज्यवर्धन जो थे उन्होंने देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन जब इसको पराजित करके ये रास्ते में वापस लौट रहे होते हैं तो शशांक के द्वारा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, पूरी कहानी आप समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ। राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन, इनकी शादी किसके साथ हुई, कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन के साथ में। देवगुप्त और शशांक दोनों मिलकर के ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं, राज्यश्री को बंदी बना लेते हैं। राज्यवर्धन बदला लेने के लिए देवगुप्त को पराजित करते हैं। इसको पराजित करने के बाद में जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो धोखे से शशांक उनकी हत्या कर देता है। जब हर्षवर्धन को इस बात का पता चलता है कि राज्यवर्धन की जो है धोखे से हत्या कर दी गई है, तो वे भी इनसे बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और शशांक को पराजित करने की योजना बनाते हैं। तभी क्या होता है, इस बीच में राज्यश्री के बारे में उन्हें समाचार प्राप्त होता है कि जो राज्यश्री थीं वो शशांक की कैद से निकल करके भाग गई हैं और जंगलों की तरफ जा रही हैं, और वहाँ पर उन्होंने क्या योजना बनाई है कि वो आत्मदाह करेंगी, यानी अपना जीवन समाप्त कर लेंगी। जब हर्ष को इस बात का पता चलता है तो वो राज्यश्री को वापस लेके आते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, शशांक को पराजित करते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देख चुके हैं, ये जो पुष्यभूति वंश था ये थानेश्वर का पुष्यभूति वंश था, तो इस हिसाब से हर्षवर्धन की राजधानी क्या हुई, थानेश्वर हुई। लेकिन जो कन्नौज का मौखरी वंश था उसका जो शासक था ग्रहवर्मन, उनकी तो हत्या की जा चुकी थी, वहाँ पर उनकी बहन राज्यश्री बची थी। राज्यश्री को वह आत्महत्या करने से रोकते हैं, लेकर के आते हैं। तब उन्हें यह महसूस होता है कि कन्नौज का जो शासन है या कन्नौज का जो भी राज्य है उसका भी संचालन किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसकी भी कोई व्यवस्था करी जानी चाहिए। तो ये अपनी जो राजधानी है थानेश्वर से ट्रांसफ़र कर देते हैं, कहाँ पर, कन्नौज में। ठीक है, और अपनी बहन के नाम पर वहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, शासन करने लग जाते हैं। तो ये एक कहानी हो गई यहाँ से। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो हर्ष यहाँ से क्या करते हैं, राज्यश्री को मुक्त करा देते हैं, अपनी राजधानी को जो है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर देते हैं और वहीं पर जो है अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं। अब इसके बाद में हर्ष का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इनके जीवन से जुड़ी हुई, या एक तरह से कह सकते हैं इनकी जीवनी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। हर्ष का जन्म जो हुआ था
591 ईस्वी में लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट डेट अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी होती है, तो आप यहाँ से देख लें 591 ईस्वी लगभग जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 647 ईस्वी में हुई थी। माता का नाम यशोमती था, पिता का नाम आप जानते ही प्रभाकर वर्धन था, ठीक है। 16 वर्ष के जब हर्ष थे, जब इनका सिंहासनारोहण हुआ, मतलब ये अपनी जो है गद्दी पर बैठे थे। इनका उपनाम एक शीलादित्य भी था। आप जानते हैं हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भारत आया था, और ह्वेनसांग ने अपने जो भी संस्मरण हैं, अपने जो भी लेख हैं, उसने जो भी यात्रा वृत्तांत लिखा है अपना, उसमें हर्ष को शीलादित्य के नाम से पुकारा है, ठीक है। तो इसका एक अन्य नाम जो है वो शीलादित्य भी हो जाता है। ममेरा भाई, इनका एक ममेरा भाई था भांडी, ठीक है, जो इनके राज्य में एक विशेष पद पर था। इनका एक सेक्रेटरी या सचिव इसको कह सकते हैं भांडी को। और इससे जुड़ी हुई एक चीज़ ये भी है कि जब ये राजश्री जो है शशांक की कैद से भाग करके निकली थी और आत्मदाह करने के लिए जा रही थी, तो इस बात की सूचना भांडी ने ही हर्ष को दी थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इनका ममेरा भाई भांडी था, ठीक है। हर्ष की एक पुत्री थी, और जैसा कि आप सभी को पता होगा, वैसे आपने पढ़ा ही होगा कि जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, ये हर्ष के बाद में लगभग जो है, लगभग इसको हम समाप्त कह सकते हैं, क्योंकि हर्ष का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, हर्ष का कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी एक पुत्री थी, तो हर्ष ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह किसके साथ किया था? वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ, ठीक है। हर्ष की एक पुत्री थी, हर्ष की कोई कह सकते हैं पुत्र नहीं था। हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से हमको प्राप्त होता है। दक्षिण का वातापी शासक पुलकेशन द्वितीय, इसका नाम आपने सुना होगा। दक्षिण के वातापी शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। और ये प्रश्न इसलिए, या ये फैक्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है कि वातापी शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था, यह जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, किस अभिलेख में इस बात की जानकारी दी गई है? तो जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, इस ऐहोल अभिलेख से ही यह जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण के वातापी शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को जो है वो पराजित किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देखी। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन एक बहुत अच्छे शासक होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के विद्वान और कवि भी थे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे अक्सर करके आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से हर्ष की रचनाओं की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख रचनाएं हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं रचनाओं से संबंधित, वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये हर्ष की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्रश्न प्रमुख रूप से पूछा जाता है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था, या बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि माने जाते हैं? तो इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने भी बहुत अच्छी दो ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक तो हर्ष चरित है, जिसमें हर्ष के जीवन की पूरी गाथा है, या हर्ष का जीवन चरित्र है, ठीक है। ये इन्होंने ही लिखा है बाणभट्ट ने। इसके अलावा कादम्बरी, ये जो दोनों हैं ये बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद में आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भारत आया था 629 ईस्वी में, और 629 ईस्वी से लेकर के लगभग 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। ह्वेनसांग के भारत में आने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो बौद्ध ग्रंथ हुआ करते थे या बौद्ध से जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ थी उनको एकत्रित करने का इसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को लेकर के ये भारत आया था। तो इसका समय काल भी आप याद रखेंगे, 629 ईस्वी में ये आया, 645 ईस्वी तक रहा। एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग के कुछ उपनाम भी हैं, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसके अलावा इसको शाक्य मुनि की उपाधि भी दी जाती है, ठीक है। तो ये चीनी यात्री था, इसे यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि के जैसे नामों से जाना जाता है। इसने एक प्रमुख रचना की, एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है सी यू की जो एक पुस्तक है, ये क्या है? विशेष रूप से इसमें ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया। यात्रा वृत्तांत मतलब ह्वेनसांग ने 629 से लेकर के 645 ईस्वी के बीच में भारत में जहाँ जहाँ यात्राएं की थी उन सभी जगहों के बारे में जितनी भी जानकारी उसने एकत्रित की थी उन सभी को उसने CUQ में संकलित किया है, ठीक है। और इसी CU की रचना के अनुसार इसने, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या कहा है? शीलादित्य कहा है, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हर्ष को शीलादित्य किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। किस पुस्तक में शीलादित्य के नाम से इसको संबोधित किया है? तो वो CU की है। इसके अलावा हर्षवर्धन 629 से 645 ईस्वी तक भारत रहा, और इस बीच उसने भारत की सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जो थी उस समय की, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है,
नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया और यहाँ से एक प्रश्न आता है थोड़ा सा बहुत ही कह सकते हैं हम यहाँ से डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपसे पूछ लेता है कि जिस समय वेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन थे। ठीक है, तो याद रखेंगे शीलभद्र। जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में वेनसांग ने अध्ययन किया था, यहाँ पर पढ़ाई करी थी, उस टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति शीलभद्र थे। हर्ष शिव का उपासक था और ये जानकारी यहाँ से भी मिल जाती है कि अगर हर्ष की मुद्राओं की अगर हम बात करें, हर्ष की जो करेंसी थी उसकी बात करें, तो विशेष रूप से 2 जगहों से इसकी करेंसी प्राप्त हुई है। ठीक है, एक तो आपकी सोनीपत से और एक आपकी नालंदा से। तो सोनीपत से जो इसकी मुद्रा प्राप्त हुई है उस पर किसका चित्र बना हुआ है? नंदी का चित्र बना हुआ है। नंदी आप जानते हैं भगवान शिव का वाहन है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हर्ष जो थे वो शिव के उपासक रहे होंगे। ठीक है, तो हर्ष शिव के उपासक थे। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में जो हर्षवर्धन थे निर्धनों, गरीबों और वंचितों को क्या करते थे, उनके 4 साल में जमा की गई जितनी भी पूंजी होती थी, जितना भी धन होता था, उसको प्रयाग में, जैसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद को जो है इलाहाबाद भी इसको कहा जाता था। तो इस जगह पर जाकर के एक माघ मेले का आयोजन होता है। उस माघ मेले में जाकर के हर्षवर्धन जो है वो अपनी सारी संपत्ति को प्रत्येक 4 वर्ष बाद दान कर दिया करते थे। इसमें विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो संपत्ति हर्ष के द्वारा दान की जाती थी उसमें विशेष रूप से कौन सी चीज़ें होती थी जिन्हें हर्ष जो हर्ष से जुड़ी हुई या स्पेशली हर्ष से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती थी या स्पेशली हर्ष का जो धन होता था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्य का धन है या जो जनता के लिए खर्च किया जाना है उसको भी वो दान कर देते, ऐसा नहीं है। जो वास्तविक रूप में उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होती थी, ठीक है, जिन पर उनका व्यक्तिगत अधिकार होता था, उस सारे धन को वे निर्धनों में जो है बांट दिया करते थे। ठीक है, हर्ष की 2 मुद्राएं मैंने आपको बताया था, एक नालंदा से प्राप्त हुई, एक सोनीपत से प्राप्त हुई है। नालंदा से जो इनकी जो मुद्रा प्राप्त हुई है उस पर श्री हर्ष और महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो अंकित है। सोनीपत वाली मुद्रा पर नंदी की आकृति छपी हुई है। इसके अलावा हर्ष ने कश्मीर से बुद्ध का दांत ला करके क्या किया था, उसको कन्नौज के निकट एक संघाराम में स्थापित करवाया था। ये जानकारी भी वेनसांग के जो विवरण हैं, वेनसांग का जो भी कह सकते हैं वेनसांग के जो भी सोर्सेज हैं वहाँ से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन जिसमें हमने हर्षवर्धन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और हमेशा की तरह इस क्लास को देखने के बाद में जो भी आपका फीडबैक रहता है इस क्लास के रिगार्डिंग, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आप देना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।